हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एडविस्टा क्लासेस में। मैं अंकिता शर्मा आपको करा रही थी ड्यू के द्वारा जो हमारा सब्जेक्ट आया है न्यू सेक में, वर्किंग विद पीपल, लोगों के साथ काम करना। तो इसका हमने जो फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट है उसको हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया है। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें डेवलपिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ, देन हमारी जो सेकंड यूनिट है फील्ड वर्क प्रैक्टिसेस, इसको हमने अब इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को जाके वॉच करें, तभी आने वाली वीडियो आपको समझ में आएगी। उसके बाद से आप थर्ड एंड फोर्थ यूनिट की वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। देन अब शुरू करते हैं हम लोग अपना थर्ड यूनिट, फील्ड कार्य में दस्तावेजीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो दस्तावेजीकरण होता है वो क्या होता है। दस्तावेजीकरण फील्ड कार्य अभ्यास का एक महत्वपूर्ण घटक है जो हस्तक्षेप, प्रगति और परिणाम का रिकॉर्ड प्रदान करता है। क्या है ये? एक इम्पोर्टेंट हम लोगों को रोल देखने को मिलता है इसका। ये हस्तक्षेप कोई होता है या फिर किसी चीज का डेवलपमेंट होता है या किसी चीज का रिजल्ट निकालना होता है, तो इसके द्वारा हम लोग करते हैं। संवेदनशील जानकारी का दस्तावेजीकरण करते समय गोपनीयता, सूचित सहमति सहित नैतिक विचारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर हम लोग कोई संवेदनशील जानकारी निकाल रहे हैं तो उसके अंदर हम लोगों को थोड़ा प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है और सही तरीके से एक इथिक्स को फॉलो करते हुए उस काम को आगे करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभावी दस्तावेजीकरण के लिए स्पष्ट, संक्षिप्त लेख, स्टिक रिकॉर्डिंग और नैतिक और कानूनी दिशा निर्देश का पालन आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद से चिंतनशील दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण विश्लेषण को सक्षम बनाता है और निरंतर सीखने और सुधार की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी दस्तावेजीकरण को अच्छे तरीके से करते हैं तो वो हम लोगों को लगातार एक अच्छा चीज सिखाता है और हम लोगों का उसके साथ में कोई ना कोई सुधार देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकॉर्ड कीपिंग और संगठन प्रणालियां दस्तावेजीकरण की पहुंच और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, अगर लोग रिकॉर्ड वगैरह करके रखते हैं तो एक संगठन प्रणाली के लिए वो अलग अच्छा सुरक्षा हम लोग को देखने को मिलता है उसमें। दस्तावेजीकरण उनकी टीम और अन्य पेशेवरों के साथ संचार और सहयोग के साधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दस्तावेजीकरण जो होता है वो अगर हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो एक अच्छे टीम वर्क की तरह हम लोगों को मदद करता है। देन हम लोग फील्ड कार्य में दस्तावेजीकरण का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है केस रिकॉर्ड। तो हम लोग देखने वाले हैं केस रिकॉर्ड को। फील्ड कार्य अभ्यासों में केस रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण का एक अनिवार्य घटक है। इसमें विस्तृत और व्यापक दस्तावेज शामिल है जो किसी व्यक्ति या ग्राहक के मामलों का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, इस जिसमें प्रासंगिक पृष्ठभूमि जानकारी, मूल्यांकन, हस्तक्षेप, प्रगति और परिणाम शामिल है। केस रिकॉर्ड चिकित्सकों के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करते हैं जो उन्हें ट्रैक करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, जो केस रिकॉर्ड होता है ना, अगर उसको लोग चेक करते हैं तो वो एक तरीके से एक मूल्यवान संसाधन के रूप में उसका काम करके देता है। जैसे कि उसमें हम लोगों को जानकारी मिलती है, उसकी पृष्ठभूमि देखने को मिलता है, उसका मूल्यांकन देख सकते हैं और उसकी प्रगति को देख सकते हैं। देन देखते हैं कि ग्राहक की यात्रा का मूल्यांकन करें, सूचित निर्णय लें और देखभाल की निरंतरता प्रदान करें। केस रिकॉर्ड के संबंध में विचार करने योग्य मुख्य बिंदु यहाँ दिए गए हैं। जो केस रिकॉर्ड के अंदर में हम लोग जिस चीज के ऊपर विचार करेंगे, जो इसका उद्देश्य होगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है केस रिकॉर्ड का उद्देश्य। तो केस रिकॉर्ड ग्राहकों के मामले में संबंधित जानकारी के व्यापक और संगठित भंडार के रूप में कार्य करता है। जो केस रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, ग्राहक को एक क्या बोलते हैं, व्यापक और संगठित जानकारी प्रदान कराता है। ठीक है, जो दूसरा वाला पॉइंट है इसमें क्या है, वे ग्राहक की पृष्ठभूमि, मूल्यांकन, परिणाम, हस्तक्षेप, प्रगति और परिणाम का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदान कराता है। जो केस रिकॉर्ड होता है उसके अंदर हम लोगों का एक पूरा हिस्ट्री रखा हुआ होता है। अगर किसी केस के बारे में किसी ने रिकॉर्ड कर रखा है तो उसकी जो पृष्ठभूमि है, जहां से उस चीज को शुरू किया गया है, उसको किस तरीके से उसको एलुबरेट किया गया है, उसका जो मूल्यांकन क्या निकल के आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उसको किस तरीके से किया गया है, ये सारी चीजें हम लोग को उसके अंदर देखने को मिलती हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, केस रिकॉर्ड टीम के सदस्यों, पर्यवेक्षकों और ग्राहकों की देखभाल में शामिल अन्य पेशेवरों के बीच प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, जो केस रिकॉर्ड होता है वो सबके बीच में एक संचार के रूप में कार्य करता है। वे भविष्य और मूल्यांकन के लिए एक संदर्भ बिंदु प्रदान करके देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
सेकंड पॉइंट, केस रिकॉर्ड की सामग्री। जो केस रिकॉर्ड होती है उसकी उसमें हम लोगों को जानकारी के लिए क्या चीजें चाहिए। जानकारी और प्रासंगिक सांख्यिकी जानकारी में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है पृष्ठभूमि की जानकारी। सबसे पहले हमें उसके बारे में एकदम बेसिक से नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि ग्राहकों के इतिहास, पारिवारिक गतिशीलता, सांस्कृतिक विचारों और किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रासंगिक कारकों के बारे में प्रासंगिक पृष्ठभूमि का विवरण हमारे पास होना चाहिए। जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है मूल्यांकन परिणाम नौदैनिक जानकारी और किसी भी प्रासंगिक प्रशिक्षण स्कोर का दस्तावेजीकरण करता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो है हस्तक्षेप और उपचार योजनाएं। ठीक है, लागू किए गए हस्तक्षेप और उपचार योजनाएं और ग्राहक की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोगों को देखने को इसमें मिलता है। और हम लोगों का फोर्थ पॉइंट आता है प्रगति नोट्स। ग्राहक की प्रगति, उपलब्धियां, चुनौतियां और उनकी परिस्थिति में किसी भी बदलाव का दस्तावेजीकरण करने वाले नियमित रूप में उद्यन नोट्स हम लोगों को देखने को मिलता है। एंड देन लास्ट पॉइंट है संचार और सहयोग। ग्राहक की देखभाल से जुड़े अन्य पेशेवर समुदाय के सदस्य या हितधारकों के साथ बातचीत का दस्तावेजीकरण। इसके अंदर हम लोगों को और जो लोगों के साथ हम लोगों का कम्युनिकेशन होता है वो भी हम लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है। देन हम लोग अपना थर्ड पॉइंट देखेंगे, नैतिक विचार। नैतिक विचार में क्या है, संवेदनशील ग्राहक जानकारी का दस्तावेजीकरण करते समय गोपनीयता सूचित करें। ठीक है, अगर हम लोग कोई संवेदनशील जानकारी को अगर रख रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग को एक गोपनीयता बना के रखनी है, उसको उसको एक प्राइवेट करके रखना, ये नहीं कि सबको दिख जाए वो चीजें। ठीक है, डेटा सुरक्षा और समाहित के लिए नैतिक दिशा निर्देश और कानूनी आवश्यकताओं का पालन करें। डेटा को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, दूसरों के गलत हाथों में ना आ पाए, और उसके जो नैतिक निर्देश होते हैं, दिशा निर्देश जो दिए होते हैं, उसका भी हम लोग को साथ में पालन करना चाहिए। केस रिकॉर्ड की सुरक्षा और पहुंच केवल अधिकृत व्यक्तियों तक ही बनाए रखें। ठीक है, जो केस रिकॉर्ड होता है अगर उसकी सुरक्षा करना है और उसको पहुंच, जिसको सिर्फ उस चीज की जरूरत है, जो उस चीज पे काम करने वाला है, उसी तक उसकी पहुंच को रखना चाहिए। हर किसी को उसको बांटने का और दिखाने का जरूरत नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट है, केस रिकॉर्ड में उनकी जानकारी के संग्रहण और उपयोग के लिए ग्राहकों को सूचित समाहित प्राप्त करने चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, सटीकता और निष्पक्षता। ठीक है, केस रिकॉर्ड करते समय हम लोग को सटीकता और निष्पक्षता का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि व्यक्तिगत पूर्व ग्रहण धारणाओं से बचते हुए जानकारी को सटीक और निष्पक्षता से दस्तावेजीकरण करें। केस रिकॉर्ड में स्पष्ट, संक्षिप्त और पेशेवर भाषा का उपयोग करें। केस रिकॉर्ड को बनाते समय नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज का यूज करें। ऐसा भी नहीं करें कि एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाए, आगे बाद में कोई देखे तो वो चीजें उसको समझ में ना आए। ठीक है, सटीकता और प्रासंगिक सुनिश्चित करने के लिए टिप्पणियां, मूल्यांकन और हस्तक्षेप के समय पर रिकॉर्ड करें। ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज में बनाए, उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। देन हम लोग अपना फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, संगठन एवं भंडारण। ठीक है, आसन पुनर्प्राप्ति और गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए केस रिकॉर्ड के भंडारण और प्रबंधन के लिए एक संगठित प्रणाली स्थापित करें। डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें और केस रिकॉर्ड की सुरक्षा बनाए रखें। ठीक है, नवीनतम जानकारी और प्रगति को प्रतिबंधित करने के लिए केस रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट करें। ठीक है, जो उसके साथ में जो न्यू न्यू जानकारी को अगर एड ऑन करना है तो उसको साथ साथ में हम लोग को अपडेट करने की भी जरूरत पड़ती है। देन लास्ट पॉइंट है हम लोगों का समीक्षा और विश्लेषण। हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का आकलन करने और सुधार के लिए क्षेत्रों का पहचान करने और भविष्य के निर्णयों को सूचित करने के लिए केस रिकॉर्ड को नियमित समीक्षा और विश्लेषण करें। अभ्यास की अनुमति देते हुए चिंतन और सीखने के लिए एक उपकरण के रूप में केस रिकॉर्ड का उपयोग करें। अपने स्वयं के अभ्यास का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और सूचित समायोजन करें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ध्यान देने योग्य कौन सी बिंदु है। आपके विशिष्ट क्षेत्र या अधिकारी क्षेत्र में लागू होने वाली किसी भी विशिष्ट नियम, कानूनी आवश्यकताओं या निर्देश को केस रिकॉर्ड का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं अपना सेकंड टॉपिक, समूह कार्य रिकॉर्ड। ठीक है, जो हमारा थर्ड यूनिट है उसका जो सेकंड टॉपिक है उसके अंदर हम लोग देखेंगे समूह कार्य रिकॉर्ड किस तरीके से होता है। व्यक्तिगत केस रिकॉर्ड में केस रिकॉर्ड के अलावा समूह कार्य रिकॉर्ड समूहों या समुदायों के साथ काम करते समय क्षेत्र कार्य अभ्यास में दस्तावेजीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, समूह रिकॉर्ड करना भी एक हम लोग का केस रिकॉर्ड के अंदर का एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। ये रिकॉर्ड समूह के गतिशीलता, गतिविधियों, प्रगति और परिणाम का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, जिसमें प्रभावी योजना, मूल्यांकन और प्रतिबिंबित की
की सुविधाएं मिलती हैं। समूह कार्य रिकॉर्ड के संबंध में विचार करने योग्य मुख्य बिंदु यहाँ दिए गए हैं, जो कि है जैसे समूह कार्य अभिलेखों का उद्देश्य जो है वो क्या हो सकता है। जो समूह में लोग कार्य करते हैं उसके अभिलेख होते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है। जैसे कि समूह कार्य रिकॉर्ड समूह की गतिविधियों, प्रगति और परिणाम का दस्तावेजीकरण करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हस्तक्षेप या कार्यक्रम। वे समूह के विकास, गतिशीलता और का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। और दूसरा उपलब्धियां। समूह कार्य रिकॉर्ड लक्ष्यों के अनुसार व्यक्तिगत और सामूहिक प्रगति को ट्रैक करने में मदद करते हैं। और हम लोग का सेकंड पॉइंट है, वे समूह की प्रभावशीलता के मूल्यांकन और आकलन का समर्थन भी करते हैं। देन हम लोग देखते हैं समूह कार्य रिकॉर्ड की सामग्री जो है। समूह कार्य रिकॉर्ड में समूह के बारे में विवरण, मतलब जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं उसके बारे में, जिसमें उसका उद्देश्य शामिल होता है, उनके लक्ष्य क्या है वो शामिल होता है, लक्षित जनसंख्या और अवधि, ये सारी चीजें हम लोगों को समूह रिकॉर्ड की सामग्री में देखने को मिलती हैं। उपस्थिति और भागीदारी, ठीक है, व्यक्तिगत उपस्थिति, भागीदारी स्तर और समूह गतिविधियों की भागीदारी का रिकॉर्ड है। समूह गतिविधियां, समूह सत्रों के दौरान आयोजित गतिविधियों का दस्तावेजीकरण, जिनमें विवरण, प्रयुक्त सामग्री और नियोजित विधियां शामिल होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं चुनौतियां और परिवर्तनों पर नोट्स। ठीक है, समूह की गतिशीलता जो होती है, समूह की बातचीत, रिश्ते, संचार, पर्यटन और संघर्ष, यदि कोई हो, या दस्तावेजीकरण। व्यक्तिगत योगदान, समूह के भीतर व्यक्तिगत योगदान, ताकत, चुनौतियों और विकास के क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद से हम लोगों को आ जाता है थर्ड पॉइंट, नैतिक विचार। समूह के सदस्यों को गोपनीयता का सम्मान करें और उसकी रक्षा करें। जो समूह में लोग हैं, जितने लोग हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि सभी लोग गोपनीयता का भी ध्यान रखें, प्राइवेसी को पूरा ध्यान देते हुए अपने कार्य को करें। समूह कार्य रिकॉर्ड में उनकी जानकारी एकत्रित करने के संबंध में समूह के सदस्यों से सूचित सहमति प्राप्त करें। केवल लेखक व्यक्तियों तक ही समूह कार्य रिकॉर्ड की सुरक्षा और पहुंच बनाए रखें। जिसको सिर्फ जरूरत है उसी तक उस कार्य को रखें। देन हम लोग देखते हैं सटीकता और निष्पक्षता। समूह कार्य में दस्तावेज समूह कार्य की जानकारी सटीक, निष्पक्ष और समयबंधक तरीके से होनी चाहिए। टिप्पणियां, गतिविधियों और परिणामों को रिकॉर्ड करने के लिए स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग करें। समूह की गतिशीलता या व्यक्तिगत योगदान का दस्तावेजीकरण करते समय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या धारकों से बचें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, चिंतन और मूल्यांकन। समूह हस्तक्षेप के प्रतिबिंबित और मूल्यांकन के लिए एक उपकरण के रूप में समूह कार्य रिकॉर्ड का उपयोग करें। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और भविष्य की योजनाओं को सूचित करने के लिए प्रगति का आकलन करने के लिए समूह कार्य रिकॉर्ड को नियमित समीक्षा और विश्लेषण करें। देन हम लोग का जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या है, भावी समूह कार्य अभ्यास को बढ़ाने के लिए समूह की गतिशीलता, चुनौतियां और सफलताओं पर हम लोग को विचार करना चाहिए। उसके बाद हम लोग का जो सिक्स पॉइंट आता है, संचार और सहयोग। समूह कार्य रिकॉर्ड से प्रासंगिक जानकारी पर्यवेक्षकों, सदस्यों या समूह कार्य में शामिल अन्य पेशेवरों के साथ साझा करें। संचार के साधन के रूप में समूह कार्य रिकॉर्ड का उपयोग करें और फील्ड कार्य टीम का सहयोग करें। देन हम लोग अपना 7 पॉइंट देखते हैं, सांस्कृतिक संवेदनशीलता। ठीक है, समूह के भीतर सांस्कृतिक विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील रहें और समूह कार्य से संबंधित सांस्कृतिक विचारों, अनुकूलन या प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करें। ध्यान दें, समूह कार्य रिकॉर्ड से संबंधित किसी भी विशिष्ट नियम, कानूनी आवश्यकताओं या दिशा निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है, जो आपके विशिष्ट क्षेत्र या अधिकारी क्षेत्र के में लागू होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सामुदायिक प्रोफाइल। सामुदायिक प्रोफाइल में क्या देखेंगे, जैसे कि सामुदायिक प्रोफाइल एक व्यापक दस्तावेज है जो किसी विशेष समुदाय का अवलोकन प्रदान कराता है। ठीक है, सामुदायिक प्रोफाइल में हम लोगों को किसी विशेष समुदाय के बारे में देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य समुदाय की जनसांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक विशेषताओं, सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे, संसाधनों, चुनौतियां और शक्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करना है। सामुदायिक प्रोफाइल बनाना शोधकर्ताओं, अभ्यासकर्ताओं और समुदाय में या उनके साथ काम करने वाले संगठनों के लिए मूल्यवान है, क्योंकि इससे उन्हें समुदाय के अद्वितीय संदर्भ को समझने और उसके अनुसार अपने हस्तक्षेप को तैयार करने में मदद मिलती है। सामुदायिक प्रोफाइल में शामिल करने के लिए यहाँ मुख्य तत्व दिए गए हैं। जो सामुदायिक प्रोफाइल होती है उसमें जो हम लोग शामिल करने वाले हैं उसके कुछ जो
मुख्य तत्व दिए गए हैं, वो सबसे पहले हम लोगों का है भौगोलिक जानकारी। ठीक है, सामुदायिक प्रोफाइल बनाते समय हम लोग को सबसे पहले उसके बारे में भौगोलिक जानकारी होना चाहिए, जैसे कि स्थान, समुदाय की भौगोलिक स्थिति और सीमाएं प्रदान करें। ठीक है, जो समुदाय है उसको बताएं कि कौन सी जगह पे काम करना है, क्या है उसकी सीमा वगैरह रखनी है। ठीक है, उसका जो सेकंड पॉइंट है वो होता है आकार, समुदाय का क्षेत्र या जनसंख्या आकार शामिल है इसके अंदर। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है आसपास का वातावरण, प्राकृतिक परिवेश, जलवायु, भौगोलिक विशेषताओं का भी वर्णन हम लोगों को इसमें करना चाहिए। सामुदायिक प्रोफाइल का जो हम लोगों का सेकंड पॉइंट है वो जनसांख्यिकी है। ठीक है, इसमें हम लोगों को जनसंख्या, कुल जनसंख्या, आयु वर्णन, लिंग और किसी भी महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने को मिलता है। विविधता, समुदाय में मौजूद सांस्कृतिक, जाति, भाषी और धार्मिक विभिन्नताओं का वर्णन इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग का जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक आर्थिक कारक। ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक कारक उसके अंदर आर्थिक स्थिति, समुदाय की आर्थिक स्थिति का अवलोकन करने, जिसमें कि रोजगार दर, आय स्तर और गरीबी संकेतक शामिल करें। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं शिक्षा। शिक्षा में शैक्षिक अवसरों, साक्षरता दर और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच पर प्रकाश डालें। स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य सुविधाएं, पहुंच और स्वास्थ्य संकेतों पर हम लोग को चर्चा करने को इसमें मिलता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपना थर्ड पॉइंट पे, सामाजिक सेवाएं, आवास कार्यक्रम और सहायता नेटवर्क जैसी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धताओं का वर्णन करें। उसके ढांचा, समुदाय के भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थिति का आकलन करें। उसके बाद से हम जैसे कि प्रदूषण, वनों की कटाई या साफ पानी तक पहुंच, ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी इसकी चिंताओं में। अब अवसंरचना अंतराल के अंदर हम लोग को उन क्षेत्रों का उजागर करें जहां बुनियादी ढांचे के विकास या सुविधा की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं में हम लोग को देखने मिलता है प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं या स्वास्थ्य और परिणाम में असमानताओं पर चर्चा करने को हम लोग को देखने को इसमें मिलता है। सामुदायिक प्रोफाइल के 6 पॉइंट पे आते हैं, हितधारक विश्लेषण, स्थानीय सरकार, समुदाय आधारित संगठनों, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और व्यवसायों जैसे समुदाय में प्रमुख हितधारकों की पहचान करें और उनका विश्लेषण करें। हितधारकों के बीच में सहयोग, साझेदारी और जुड़ाव के स्तर का आकलन भी हम लोगों को करना चाहिए। उसके बाद हम लोग अपने लास्ट पॉइंट को देखते हैं, अवसर और ताकतें, सामुदायिक विकास के संदर्भित अवसरों की पहचान करें, जैसे अनुप्रयुक्त संसाधन, उभरते उद्योग या समुदाय संचालित का पहल, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं इसमें। समुदाय की शक्तियों को उजागर करें, जिसमें उसकी सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय समुदाय के सदस्य या मौजूदा सामुदायिक संपत्ति शामिल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके अंदर की कॉमन के लिए सटीक जानकारी इकट्ठा करने के लिए विश्वसनीय स्रोत जैसे सरकारी डेटा, जनगणना रिपोर्ट, समुदाय और समुदाय के सदस्यों के साथ साक्षरता का उपयोग करना याद रखें। प्रोफाइल विकास प्रक्रिया के दौरान समुदाय के दस्तावेजों हितधारकों के साथ जुड़े, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि पर विचार किया गया है। सामुदायिक प्रोफाइल को बनाते वक्त हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, लोगों को भी अवसर प्रदान करना चाहिए और बहुत सारी चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोगों का जो सेकंड यूनिट था उसके अंदर हमने कवर किया था केस रिकॉर्ड के बारे में। केस रिकॉर्ड के उद्देश्य को हमने देखा था कि उसकी जानकारी किस तरीके से हम लोगों को मिलती है, उसमें हम लोगों को केस रिकॉर्ड में कौन से नैतिक विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद उसकी सटीकता, निष्पक्षता को हम लोगों ने ध्यान में रखा। संगठन और भंडारण के बारे में देखा, समीक्षा की और उसका विश्लेषण भी देखा। उसके बाद हम लोग आते हैं समूह कार्य का रिकॉर्ड हमने देखा। उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से उसका जो काम होता है, उसकी जो उपलब्धियां हैं वो क्या है। ठीक है, चुनौतियां और उसके परिवर्तन हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं। नैतिक विचार किस तरीके से हम लोगों को पालन करना होता है समूह कार्य के अंदर, और उसके अंदर समूह कार्य के अंदर भी हम लोग को सटीकता और एक निष्पक्षता का ध्यान रखना होता है, एक चिंतन करना होता है और उसके बारे में हम लोगों को मूल्यांकन करना होता है। संचार और सहयोग पर हम लोग को इसके अंदर ध्यान देना होता है और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हम लोग को समूह कार्य के रिकॉर्ड को बनाना होता है। देन हम लोग अपना थर्ड टॉपिक देखे थे केस रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण के अंदर सामुदायिक प्रोफाइल। सामुदायिक प्रोफाइल में हमने देखा था भौगोलिक जानकारी के बाद हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसका स्थान, आकार और उसके आसपास का वातावरण, हम लोग को ये सारी चीजें देखना चाहिए। उसके बाद उसके जनसांख्यिकी के बारे में देखना चाहिए, उसका जनसंख्या क्या है, वहां पे किस तरीके की विभिन्नताएं हैं। ठीक है, सामाजिक आर्थिक कारक वहां पे क्या है। ठीक है, सामुदायिक संपत्ति और संसाधन, जो सामुदायिक संपत्ति और संसाधन उसका किस तरीके से यूज करें, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन का, सांस्कृतिक संपदा का, उसके बाद सामाजिक पूंजी का, समुदाय
सामुदायिक नेता का, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को ध्यान रखना था। उसके बाद हमने इसकी चुनौतियां देखा और उसके मुद्दे देखे कि किस चीजों पे हम लोग को चुनौती देखने को मिलती है, जैसे कि सामाजिक पे, पर्यावरण संबंधित चुनौतियां हम लोग को देखने को मिले हैं इसमें, औसत संचार अंतराल हम लोगों को देखने को मिला है, और उसके बाद हितधारकों का विश्लेषण हमने अभी देखा, और अवसर और ताकत देखा। तो हम लोगों का जो बेसिकली जो सेकंड यूनिट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ने थे। अब हम लोग अपने फोर्थ यूनिट पे चलते हैं। अपने फोर्थ यूनिट को देखते हैं, जो कि है कौशल और तकनीक का अनुप्रयोग। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पेपर में भी पूछा जाता है, तो इस यूनिट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका इंट्रो देखते हैं। वास्तविक दुनिया की सेटिंग और कौशल और तकनीकों का अनुप्रयोग क्षेत्र, कार्य अभ्यास में योग्यता और आत्मविश्वास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। नैतिक विचारों और पेशेवर मानकों के अनुपालन को, सभी हस्तक्षेप को और इंटरेक्शन का मार्गदर्शन करना चाहिए, ठीक है। जो हम लोगों का सेटिंग, कौशल और तकनीक का उपयोग है, ये हम लोगों की एक योग्यता देखने को मिलता है, इसके अंदर हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने और चिंतन और आत्म मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अनुभवी पेशेवरों का पर्यवेक्षण और समर्थन क्षेत्र कार्य अभ्यास में सीखने और विकास के लिए मूल्यवान संसाधन है। अब देखते हैं हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक फोर्थ चैप्टर का, स्वयं को समझना। जोहारी विंडो। जोहारी विंडो एक मनोवैज्ञानिक उपकरण है। जोहारी विंडो क्या है? एक साइकोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है, जो व्यक्तियों को उनकी जो आत्म जागरूकता और पारस्परिक संबंधों की गतिशीलता को समझने में मदद करता है। जो व्यक्तियों की जो आत्म जागरूकता होती है, उसको समझने के लिए हम लोगों को मदद करता है। इसे 1955 में मनोवैज्ञानिक जोसेफ लुफ और हैरी इनघम द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए उनके पहले नामों के संयोजन से इसका नाम जोहारी पड़ा, ठीक है। जो इसका जो पहला नाम लिया गया, उसी से इसका नाम जोहारी देखने को मिलता है। जोहारी विंडो में एक चार चतुरार्थ ग्रिड होता है, जो स्वयं और दूसरों को ज्ञात जानकारी के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कराता है। प्रत्येक चतुरार्थ व्यक्तियों की आत्म जागरूकता के अलग अलग पहलू का प्रतिनिधित्व कराता है। ये जोहारी विंडो के 4 चतुरार्थ हैं, ठीक है। जोहारी विंडो के हम लोग एक 4 चतुरार्थ के रूप में हम लोग देख सकते हैं इसको, एक तरीके से 4 पिलर के अंदर आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जोहारी विंडो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको जरूर करके जाइएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। तो जो हम लोगों का फर्स्ट इसका वो आता है, चार चतुरार्थ के अंदर हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे वो क्या है? खुला या अखाड़ा, ठीक है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इसके नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है, खुला, ओपन, उसका वो करेगा, बात करेगा। ये चतुरार्थ व्यक्तियों और अन्य दोनों की ज्ञात जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें विशेषताएं, भावनाएं, व्यवहार और अनुभव शामिल है, जिन्हें इसमें शामिल सभी लोग द्वारा खुले तौर पर साझा और समझा जाता है, ठीक है। इस चतुर्थार्थ में उच्च स्तर का विश्वास, खुला संचार और पारदर्शिता है, जो एक सकारात्मक और स्वस्थ पारस्परिक गतिशीलता का निर्माण कराती है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को सब कुछ ओपनली देखने को, हम लोग को ओपनली करने को मिलता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जो कि छिपा हुआ मुखौटा। इसका सेकंड पिलर हम लोग देखते हैं। छिपे हुए चतुर्थार्थ में वह जानकारी होती है जो व्यक्तियों को ज्ञात होती है, लेकिन दूसरों के साथ साझा नहीं की जाती, ठीक है। इसको एक तरीके से छिपा के रखा जाता है। इसमें हम लोग जो फोर्थ पिलर पढ़ेंगे, फोर्थ पिलर के हम लोगों को स्टार्टिंग की जो उसका वर्ड है, उसी के वर्ड से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग को इसी के अंदर छिपा हुआ या मुखौटा से ही हम लोग को पता चला, इसके अंदर छिपाने की बात करेगा। यह व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, अनुभव या किसी की पहचान के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें जानबूझकर निजी रखा जाता है या दूसरों से छिपाया जाता है, ठीक है। इसको एक तरीके से हाइड रखा जाता है, दूसरों से छिपा के रखा जाता है, उस रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। इन छिपे हुए पहलुओं में व्यक्तिगत भय, असुरक्षा, कमजोरी या निजी जानकारी शामिल हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है, कोई किसी के डर से या फिर उसको कुछ सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है, या फिर वो अपनी डॉक्यूमेंट को प्राइवेट रखना चाहता है, इसलिए भी ऐसा कर सकता है, जिसे व्यक्ति खुले तौर पर साझा करने में सहज महसूस नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं, इसको साझा करके मेरे लिए ये चीज सही नहीं है, तो इसको छिपा के रखता है। थर्ड पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट चतुर्थ स्वयं के बारे में जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है, जो अन्य है, लेकिन व्यक्ति द्वारा मान्यता प्राप्त की स्वीकृति नहीं है। ये व्यवहार के पर्यटन, ताकत, कमजोरी या धारणाएं जिनमें अन्य व्यक्तियों
अनजान और दूसरों के प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियां अंध स्थान को कम करने और आत्म जागरूकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास के लिए उनके उनके अंध स्थानों और क्षेत्रों के अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकती है। ठीक है, जैसे कि आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या बात कर रहा है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट को आप लोग देखते हैं अपना, अज्ञात या फिर अज्ञात स्वर। अज्ञात चतुरार्थ में एक ऐसी जानकारी होती है जो ना किसी को ज्ञात होती है और ना ही दूसरों को होती है। यह किसी के व्यक्तित्व, कौशल या क्षमताओं के पहलू है। ठीक है, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता या दूसरों को भी ऐसा नहीं होता है, अभी तक खोजा या अन्वेषण नहीं किया गया है। अज्ञात स्वयं अनुप्रयोग क्षमताओं, छिपी हुई प्रतिभाओं या व्यक्तियों की पहचान के अनदेखी पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। इसे आत्मचिंतन, नए अनुभव या दूसरे से प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रकट किया जाता है। जोहारी विंडो का लक्ष्य खुले क्षेत्र को बढ़ाना है, जो आत्म जागरूक और प्रभावी प्रासारिक संचार का प्रतिनिधित्व करता है। आत्म प्रकटीकरण, सक्रिय स्वर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त करने और आत्म प्रतिनिधि के माध्यम से व्यक्ति अपने खुले क्षेत्र और अन्य स्थानों और छिपे हुए क्षेत्रों का विस्तार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, संबंध प्रभावी टीम वर्क को बढ़ावा देती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जोहारी विंडो एक वैचारिक मॉडल है, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। यह पारस्परिक गतिशीलता, अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और व्यक्तियों को अपनी आत्म जागरूकता का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो ये था हम लोगों का जोहारी विंडो। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि है ताकत और कमजोरी, जिसको हम लोग SWOT से हम लोग जानते हैं इंग्लिश में। एस का हमारा मतलब होता है स्ट्रेंथ, जिसका मतलब हिंदी में होता है ताकत। W का मतलब होता है वीकनेस, जिसका मतलब होता है कमजोरी। और O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, जिसका मतलब होता है अवसर मिलना। T का मतलब होता है थ्रेट, जिसका मतलब होता है धमकी। तो हम लोग अभी इन चारों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो SWOT विश्लेषण का एक लोकप्रिय ढांचा है, जिसका उपयोग व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास में ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों का आकलन करने के लिए किया जाता है। वैसे ये सब ज्यादातर बिजनेस में काम में यूज में आता है। ठीक है, उसके लिए होता है। यह व्यक्तियों और संगठनों को आंतरिक और बाहरी कारकों का मूल्यांकन करने के लिए एक संरक्षित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो उनके मार्गदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ स्वॉट विश्लेषण के 4 घटकों का विवरण दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चारों के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट वाले को देखते हैं, जो कि है ताकत। ताकत से तात्पर्य उन पारंपरिक कारकों या गुणों से है जो किसी व्यक्ति या संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ या दूसरों पर बढ़त दिलाते हैं। ठीक है, ताकत का मतलब है जिससे कि उसका एक गुण हम लोगों को देखने को मिल रहा है, अपने अद्वितीय कौशल, प्रतिभा, ज्ञान, अनुभव, संसाधन, विशेषताओं को पहचाने और आपकी सफलताओं में योगदान करते हैं। जो हमारा ताकत क्या है, हमारे अंदर क्या प्रतिभा है। ठीक है, हम लोगों के अंदर किस चीज का ज्ञान है, हम लोगों को किस चीज का अनुभव है, हमारे पास क्या संसाधन है। तो ये सारी चीजें हमें ताकत के रूप में देखने को मिलती हैं हमारे अंदर में। उसके बाद से हम लोग देखते हैं उन सब के ऊपर विचार करें जो अपने लक्ष्य, उद्योग या संदर्भ के लिए विशिष्ट है। ठीक है, अब ताकत को हम लोग इस रूप में भी देख सकते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, ठीक है, उसको उसकी प्राप्ति के लिए जो हम काम करते हैं वो भी हमारे ताकत के रूप में आ सकती है। शक्तियों के उदाहरण में किसी विशेष विषय स्ट्रॉन्ग में विशेषज्ञता शामिल हो सकती है। ताकत के उदाहरण में किसी विशेष विषय में विशेषज्ञता, मजबूत संचार कौशल, एक मजबूत नेटवर्क, नवीन सोच या वित्तीय स्थिरता शामिल हो सकती है। ठीक है, अब ताकत के रूप में हम लोग किसको, संचार को ले सकते हैं, कोई कौशल है या फिर हमारा किसी के साथ नेटवर्किंग वगैरह अच्छा है, तो इसको भी हम लोग ताकत के रूप में देख सकते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं, अगर हम लोगों के अंदर अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल होगा, अच्छे से हम लोग किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो हम लोग अपना संबंध ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाएंगे, अपनी नेटवर्किंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ में कनेक्ट कर पाएंगे और अपने काम को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसके हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जो कि है W से वीकनेस, इसका हिंदी मतलब होता है कमजोरियां। ठीक है, कमजोरियां आंतरिक कारक या सीमाएं हैं जो उनकी प्रगति में बाधा डालती हैं या आपको दूसरों की तुलना में नुकसान में डालती हैं। ठीक है, कमजोरियां कुछ भी हो सकती है, हमारी आंतरिक कमजोरी भी हो सकती है या हमारी बाहरी कमजोरी भी हो सकती है, जिससे हम लोगों को नुकसान पहुंचता है। उन क्षेत्रों का मूल्यांकन करें जहां आपके पास कौशल, ज्ञान, अनुभव या संसाधनों की कमी है। ठीक है, हमें अपने उस क्षेत्र के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है। ठीक है, कौन से ज्ञान की कमी है, हमारे पास किस चीज का अनुभव नहीं है और उसको सुधारना चाहिए। ये हमारे कमजोरी के रूप में एक तरीके से देखने को मिल जाता है। उन व्यक्तिगत गुणों, आदतों या व्यवहारों पर विचार करें जो आपके विकास या सफलता में बाधा बन सकती है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग को विचार करना है, उसके बारे में हम लोग को सोचना है, जो हमारी जो हमारी सफलता आने वाली है उसमें जो बाधा उत्पन्न कर सकती है, उसको हम लोगों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कमजोरियों के उदाहरण में
खराब समय प्रबंधन, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट करने का स्किल नहीं होगा, हम लोगों को अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करके चलना है, तो ये भी एक तरीके से हमारा कमजोरी ही है, ठीक है। हम अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कौशल की कमी होगी हमारे अंदर, हमारे पास कोई स्किल नहीं होगा तो आगे हम लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारी एक कमजोरी के रूप में हम लोग देख सकते हैं। संसाधनों तक सीमित पहुंच या सार्वजनिक बोलने में कठिनाई शामिल हो सकती है, ठीक है। हमारे पास जो संसाधन होंगे उसके लिए हमारे पास सीमित ही होगा, ठीक है। हम लोग को सही ढंग से संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो ये भी हमारी कमजोरी हो सकती है। सार्वजनिक बोलने, जैसे कि हम लोग एक पब्लिक प्लेस में हम लोगों को बात करने नहीं आता है, हम लोगों को अच्छे से कम्युनिकेट करने नहीं आता है, हम लोग एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, तो हम लोग उस चीज को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हमारे एक कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है हम लोग का अपॉर्चुनिटी, जो कि अवसर है, ठीक है। अवसर बाहरी कारकों या स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें आपको लाभ पहुंचाने या विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। अवसर क्या है, बाहरी कारक की स्थिति निर्भर करता है, ठीक है। हम लोगों को एक तरीके से विकास करने में मदद करता है। उन रुझानों, परिवर्तनों या उभरते बाजार की तलाश करें जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग लाभ उठा सकते हैं उस चीज के बारे में सोचना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग को वर्क करना चाहिए। बाजार या उद्योग में उन कमियों की पहचान करें जिनसे आप लाभ उठा सकते हैं। सहयोग, साझेदारी या प्रगति पर विचार करें जो आपके लिए नए द्वार खोल सकते हैं, ठीक है। अवसरों के उदाहरण में तकनीकी प्रगति, कुछ उत्पादकों या सेवाओं के लिए बाजार की मांग करें, उद्योगों का विस्तार या उपभोक्ता प्राथमिकताओं के बदलाव शामिल हो सकते हैं। इन सब चीजों के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, अपने एक अवसर मिलता है और एक हम लोग का प्लस। लास्ट पॉइंट हम लोग का आता है टी थ्रेट, धमकियां। धमकियों में हम लोग क्या देखते हैं, खतरे, बाहरी कारक या चुनौतियां हैं जो संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी सफलताओं में बाधा पैदा कर सकते हैं, ठीक है। बाजार के रुझाने, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक कारक या अन्य बाहरी जोखिम का विश्लेषण करें, ठीक है। खतरों के उदाहरण में बाजार के एक नई प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण, बदलते नियम, आर्थिक मंदी और तकनीकी व्यवधान शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब धमकियां हम लोगों को किसी भी तरीके से देखने को मिल सकता है जो कि आपको पढ़ के ही समझ। उसके बाद देखते हैं एसडब्ल्यूओटी का विश्लेषण एक लचीला ढांचा है जिसमें व्यक्तिगत विकास, करियर योजना, व्यवसाय रणनीति और परियोजना प्रबंधन जैसे विभिन्न संदर्भों पर लागू किया जा सकता है, ठीक है। SWTO विश्लेषण आयोजित करके आप अपनी ताकत, कमजोरियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, विकास के अवसरों की पहचान करते हैं, संभावित खतरों या चुनौतियों का अनुभव लगाते हैं। यह विश्लेषण रणनीति विकसित करने, लक्ष्य निर्धारण करने और सूचित निर्णय लेने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो हम लोग का SWOTO एक तरीके से हमारा मदद करता है हमारी पहचान बनाने में, ठीक है। अवसरों की हम लोग पहचान कर सकते हैं, अपनी ताकत को जान सकते हैं, अपनी कमजोरियों को जान सकते हैं, किस चीज से हम लोगों को डरने की जरूरत है इस चीज को जान सकते हैं और उसका सुधार कर सकते हैं, एक हमारे विकास के लिए एक काम करता है, ठीक है। SWTO का विश्लेषण करते समय ईमानदार और वस्तुनिष्ठ होना, कई दृष्टिकोण पर विचार करना और सबसे महत्वपूर्ण कारकों का प्राथमिकताओं देना महत्वपूर्ण है। आंतरिक और बाहरी वातावरण में परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए समय समय पर विश्लेषण की समीक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। SWTO है उसका विश्लेषण करना चाहिए और हम लोगों को ये चीज ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर हम लोग अपना क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, कमजोरियां या फिर उसकी हमारे पास क्या अवसर है या फिर हमें किस चीज से डरने की जरूरत है, इस चीज के बारे में जान रहे हैं तो उसको हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ जान सकते हैं। देन हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग सामुदायिक सहायता जुटाना, नेटवर्किंग, वकालत और जनसंपर्क, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि सामुदायिक समर्थन जुटाना सामुदायिक कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। सामुदायिक समर्थन जुटाना भी एक सामुदायिक कार्य का एक इम्पोर्टेंस रोल हम लोग देख सकते हैं जिसमें कि संबंध स्थापित करना, ठीक है। सामुदायिक सहायता में क्या है, हम लोग पहले संबंध बनाएंगे तभी तो एक ग्रुप में काम कर पाएंगे। जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। सकारात्मक बदलाव की वकालत करना शामिल है। किसी उद्देश्य का समर्थन करने या समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति, संगठन और द्रव्य समुदायों को शामिल करने के लिए नेटवर्किंग, सलाह, जनसंपर्क और आवश्यकता और रणनीति है। यहाँ इसमें प्रत्येक का अवलोकन दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि नेटवर्किंग किस तरीके से किया जाता है, वकालत क्या होता है और जनसंपर्क के बारे में लोग ध्यान से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे। तो जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में समुदाय में व्यक्तियों, संगठनों और हितधारकों के साथ संबंध और संबंध बनाना शामिल है, ठीक है। हम लोग नेटवर्किंग में क्या देखते हैं, जो कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, या फिर कोई समुदाय या कोई संगठन है उसके साथ हम लोग अपना एक
संबंध बनाते हैं, ठीक है, उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। समुदाय के प्रमुख सदस्यों, नेताओं, संगठनों और प्रभाव की पहचान करें जो आपके उद्देश्य या पहल में योगदान देते हैं या समर्थन करते हैं, ठीक है। मिलने जुलने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम, सम्मेलन या बैठकों में भाग लें। ऐसे व्यक्ति जो समान लक्ष्य या रुचि साझा करते हैं, इनके बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है। सक्रिय रूप से सुनने में संलग्न रहें और सहयोग और साझेदारी के अवसरों की तलाश हम लोग को करनी चाहिए। दीर्घकालीन समर्थन और जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए नियमित संचार बनाए रखें और रिश्तों का पोषक करें। तो ये सारी पॉइंट हम लोगों को नेटवर्किंग में देखने को मिलता है, जो कि आप अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बात कर रहा है। देन हम लोग सेकंड पॉइंट अपना देखते हैं, वकालत। वकालत में समुदाय की प्रभावित करने वाली नीतियों, प्रथाओं और दृष्टिकोणों को प्रभावित करने के लिए बोलना और कार्यवाही करना शामिल है। उन विशिष्ट मुद्दों या चुनौतियों की पहचान करें जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और यह एक स्पष्ट वकालत संदेश विकसित करें। अपने कारण या स्थिति का समर्थन करने के लिए अनुसंधान करें और सबूत इकट्ठा करें। समर्थन जुटाएं और उत्पन्न करने के लिए एक समुदाय के सदस्य, हितधारकों और निर्णय निर्माताओं को शामिल करें। तो ये सारी चीजें हम लोगों को वकालत के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जनसंपर्क। जनसंपर्क क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जनसंपर्क आपके संगठन या उद्देश्य के लिए सकारात्मक छवि और प्रतिष्ठा को प्रतिबंधित करने और बढ़ावा देने का केंद्रित है। एक स्पष्ट और सुसंगत संदेश रणनीति विकसित करने और जो आपके लक्ष्य और मूल्यों को अनुरूप हो। अपडेट कहानियां या उपलब्धियां साझा करने के लिए सोशल मीडिया, प्रेस विज्ञप्ति, समाचार पत्र और वेबसाइट सामग्री सहित विभिन्न संचार चैनलों का उपयोग हम लोगों को करने को देखने को मिलता है। इसके अंदर जागरूकता बढ़ाने और अपने उद्देश्य का पहल को बढ़ावा देने के लिए हम लोग को मीडिया से जुड़ने को देखने को मिलता है। उसके बाद पत्रकारों के साथ संबंध विकसित करने और खुद को एक विश्वसनीय जानकारी के रूप में स्थापित करने को भी करते हैं। समुदाय पर अपने प्रभाव को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए कहानी और कहने की तकनीकों का उपयोग भी हम लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है। जनसंपर्क के अंदर जनसंपर्क हम लोगों को इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, लोगों से संपर्क करने को देखने को मिलेगा। किस तरीके से? प्रेस के माध्यम से, वैज्ञानिक समाचार पत्रों के माध्यम से, वेबसाइट से और कहानी वगैरह, इन सारी चीजों से हम लोगों को एक जनसंपर्क देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, समुदाय के सदस्यों को शामिल करना। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समुदाय के सदस्यों को शामिल करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करें। सामुदायिक दृष्टिकोण और विचार एकत्रित करने के लिए सामुदायिक मंच, फोकस और समूह का सर्वेक्षण आयोजित करना भी जरूरी है। देन हम लोग अपना फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, सहयोग और साझेदारी। संसाधनों, ज्ञान और समर्थन का लाभ उठाने के लिए अन्य संगठन, सामुदायिक समूहों और हितधारकों के साथ सहयोग करें, ठीक है। उसके बाद से समान लक्ष्यों या मूल्यों को साझा करने वाले संगठन या गठबंधन में शामिल होने के अवसरों की भी तलाश करें। सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के लिए औपचारिक साझेदारी या समझौते ज्ञापन स्थापित करें। एक सहयोगी और समावेशी दृष्टिकोण का बढ़ावा दें और जो हितधारकों के योगदान में महत्व देता है। तो ये हम लोगों का था सहयोग और साझेदारी के अंदर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग अपना 6 पॉइंट देखते हैं, निगरानी और मूल्यांकन। अपने नेटवर्किंग, वकालत और जनसंपर्क प्रयासों को प्रभावशीलता की लगातार निगरानी और मूल्यांकन करें। अपनी गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य संकेतक निर्धारण करें। फीडबैक और सीखे गए सबक के आधार पर नियमित रूप से अपनी रणनीति की समीक्षा करें और उन्हें अपनाएं। तो ये हमारा था निगरानी और मूल्यांकन का पॉइंट। उसके बाद हमें याद रखने योग्य जो बिंदु है वो क्या है, सामुदायिक सार्थक जुटाना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए संबंध बनाने, संचार की खुली लाइनें बनाए रखने और अपने उद्देश्य या पहल की लगातार वकालत करने की आवश्यकता होती है। प्रभावी ढंग से नेटवर्किंग करने के, वकालत के संलग्न होकर और जनसंपर्क रणनीति का उपयोग करके सामुदायिक समर्थन, जागरूकता बढ़ाए और सार्थक बदलाव लाए जाते हैं। तो ये हम लोगों का था पूरा जनसंपर्क। और उसके बाद से हमने इसके अंदर जो भी देखा था वो सारे पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। जनसंपर्क, नेटवर्किंग, वकालत, इसके बारे में देखा। उसके पहले हमने SWOT के बारे में जाना। उसके पहले हमने जौहरी विंडो देखा। तो हमने अपना 4th यूनिट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।